गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है, यस, या फिर हम लोगों ने जनरेटर्स का कंसेप्ट देखा था। और अगर मैं आपको पूछूंगा कि जनरेटर्स का मेन फंक्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा जनरेटर का जो फंक्शन है दैट इज ओके टू प्रोड्यूस ओके करंट बोल सकते हो, या मैं ऐसा बोलूंगा एकदम बेसिक भाषा में टू प्रोड्यूस ईएमएफ। ये ध्यान में रखना है, जनरेटर्स काहे के लिए यूज करते हैं? टू प्रोड्यूस ईएमएफ, दैट्स इट। कैसे? तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, ओके, ये कॉइल को हम लोग रोटेट करते हैं। किसके अंदर रोटेट करते हैं? तो एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं। क्यों रोटेट करते हैं? तो व्हेन वी रोटेट द कॉइल, ओके, यस, वी से द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल चेंजेस ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये जो फंक्शन है टू प्रोड्यूस ईएमएफ, ओके, उसके पीछे कॉज क्या है? मैं बोलूंगा कॉज इज व्हाट, ओके, सो रोटेशन ऑफ कॉइल। बेसिकली इसके पीछे कॉज है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, लेकिन मैं बोलूंगा चेंज इन फ्लक्स किसकी वजह से है? रोटेशन ऑफ कॉइल की वजह से, ओके। ये आपको आ रहा है समझ में? और रोटेशन ऑफ कॉइल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग टॉर्क। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, जब मैं टॉर्क अप्लाई करता हूं, ओके, तब रोटेशन ऑफ कॉइल होता है। जब रोटेशन ऑफ कॉइल होता है तो देयर इज चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, एंड व्हेन देयर इज चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, ईएमएफ इज जनरेटेड इन द कॉइल। अब वो ईएमएफ का नेचर कैसा भी होने दो, ओके, एसी या डीसी जो भी है वो बाद में हम लोग देखेंगे, ओके, या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसको देख लिया था। अब हमारा कंसर्न क्या है, ओके, टू अंडरस्टैंड कि जो डीसी मोटर है, ओके, उसमें और जनरेटर में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, ओके। तो सबसे पहले आप देखोगे तो आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन तो एकदम सेम है, इधर भी नॉर्थ साउथ है, इधर भी क्या है, नॉर्थ साउथ है, सेम कॉइल है, सेम कम्यूटेटर्स है, सेम कार्बन ब्रशेस है। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? दीज आर कार्बन ब्रशेस व्हिच आर यूज्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पे हम लोगों ने क्या दिखाया हुआ है? एक बल्ब दिखाया हुआ है। वो बल्ब के लिए दिखाया हुआ है ताकि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जब ये करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो होगा। इसका मतलब कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, उसके लिए बल्ब दिखाया है। यहां पे बल्ब के जगह पे क्या है? यहां पे, ओके, बेसिकली वी आर एक्चुअली अप्लाइंग अ ईएमएफ सोर्स। यानी हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? एक डीसी बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, ओके। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, इन जनरेटर वी अप्लाइड टॉर्क, ओके। यहां पे ऐसे नहीं होने वाला। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक स्टेशनरी कॉइल रखा हुआ है। ये स्टेशनरी कॉइल में, ओके, हम लोगों ने क्या किया हुआ है? स्टेशनरी कॉइल को थ्रू कम्यूटेटर वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी, और यहां पे लेट अस से मैं एक की रख देता हूं, एक प्लग की है। अब जैसे ही मैं प्लग की को, ओके, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि जब प्लग की मैं क्लोज करता हूं, ओके, तो वो इसमें हम लोग बोलेंगे सर्किट क्या करेगा? इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग। नाउ व्हेन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, ये बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ओके, प्लीज पे अटेंशन, ओके। यहां पे जो कॉइल के आर्म्स हैं, ओके, कौन से आर्म्स? सो ये मैं बोलूंगा लेट अस से दिस इज ए बी सी डी। हमारा फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए? आर्म ए बी और आर्म सी डी के ऊपर, ओके। सो वील से आर्म ए बी एंड आर्म सी डी आर करंट कैरिंग कंडक्टर्स विच आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में यह सीखा हुआ है कि यदि कोई कंडक्टर, ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, यदि कोई कंडक्टर, ओके, हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और वो कंडक्टर से या वो कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं देयर विल बी सम फोर्स, ओके, दैट विल एक्ट ऑन द कंडक्टर, एंड दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये एकदम सिंपल बात है, ध्यान में रखना है, ओके। मैं एकदम आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ओके। अगर आप लोगों का ये नहीं हुआ होगा, ओके, या अगर आप इसे भूल गए होगे तो इसको अभी ध्यान से सुनना है। Whenever there is some external magnetic field, और वो मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर रखते हो और वो कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, सो ऐसा जो कंडक्टर है इट विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स, एंड दैट फोर्स, ओके, या डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स इज गवर्न्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? ओके, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, देखो, इट इज FBI. F stands for force, B stands for what? Okay, you can say direction of magnetic field.
I stands for direction of the current. तो आप ऐसे बोल सकते हो ये तीनों जो है ये हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने. थंब इज गोइंग टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. वापस बता रहा हूं मैं, एफ बी आई. ये क्लियर है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, विल सी द फर्स्ट आर्म ए बी. ये जो आर्म ए बी है ना, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है. अब ये जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना, मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है. ओके, एकदम सिंपल है. एफ बी आई, करंट कैसा आ रहा है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है टूवर्ड्स द राइट. तो ये थंब क्या इंडिकेट कर रहा है? थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. यानी आर्म ए बी के ऊपर फोर्स कैसा एक्ट होगा, ऊपर की तरफ. ये हो गया आपका एफ ए बी. अब बात करते हैं ओके सीडी के बारे में. तो जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, देखो. तो ए बी या बी ए के ऊपर तो फोर्स ऊपर की तरफ हो रहा है. अब एक बार देख लेते हैं सीडी के ऊपर फोर्स कैसा एक्ट होगा. अगेन एफ बी आई. ओके, बी हमारा ऐसा है, लेकिन जो करंट है, करंट कैसा हो रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है. तो करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा. देखो एफ बी आई, बी इज लाइक दिस, करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बॉल. तो थंब कहां पे इंडिकेट कर रहा है? थंब इज इंडिकेटिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, प्लीज सी दिस, थंब इज इंडिकेटिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि जो सीडी है, ओके, उस पे जो फोर्स एक्ट होगा एफ सी डी, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में पिछले टॉपिक में बताया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, या शायद मैग्नेटिज्म, किसमें तो भी बताया हुआ है. बट मेरा काम है ये दोनों को एक बार वापस कंपेयर करके रिवाइज करें. अब होता क्या है कि जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो एक साइड जो एक आर्म है कॉइल का ए बी, उसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है और एक इसके ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है. ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, two equal and opposite forces are acting on a coil. Okay, even this coil is pivoted like this. जैसे यहां पे पिवोट किया था हम लोगों ने, ओके, सपोर्ट किया था. तो ये भी कॉइल क्या है, दिस कॉइल, ओके, इट विल बी एबल टू रोटेट. तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वही कॉइल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. ओके, इस तरह से हम लोग बोलते हैं बाय, ओके, अप्लाइंग द ईएमएफ वी प्रोड्यूस व्हाट, द रोटेशनल मोशन ऑफ द कॉइल. ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? तो हम लोग बोलेंगे यहां पे जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, ध्यान से सुनना है. अच्छा, अभी जो कॉइल रोटेट होगी वो कैसे रोटेट होगी? ओके, इट विल रोटेट इन, यू कैन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस. ये क्लियर है? ओके, तो यहां पे जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस रोटेशन. रोटेशन यानी क्या है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आप कोई पार्ट में रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हो और वो पार्ट को आप कोई दूसरा एलिमेंट कनेक्ट करते हैं, तो ये जो एलिमेंट है, ओके, ये एलिमेंट क्या है, दिस इज अ शाफ्ट. ये इस तरह से रोटेट होगा. ये शाफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है, जैसे हम लोग बोलते हैं पंप. पंप यानी क्या है, तो पानी जो बोलते हैं ना हम लोग, ओके, बिल्डिंग का जो वाटर है वो ऊपर के टैंक पे लेके जाने के लिए जो यूज होता है डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एज पंप. तो जो पंप है वो किसको कनेक्टेड रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर को. ये हम लोगों के सबके अपार्टमेंट्स में आप लोगों ने देखा रहेगा. ओके, यस. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, रोटेशनल एनर्जी, यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू व्हाट, इट इज यूज्ड टू ड्राइव द पंप. और ये जो कॉइल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल इट एज आर्मेचर वाइंडिंग. ये ध्यान में रखना है, दोनों ही केस में इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक है, आपका जो फैन है वो भी एक जो वर्क करता है, घर पे जो हम लोगों ने फैन लगाए हुए, सीलिंग फैंस, ओके, यस, या फिर जो हमारा टेबल फैन होता है, ओके, वो सिमिलर प्रिंसिपल के ऊपर वर्क होता है. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, एनीवे इसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस रोटेशन. रोटेशन का मतलब क्या, कहां ना कहां टॉर्क प्रोड्यूस कर पाए. टॉर्क यानी क्या, मैकेनिकल एनर्जी. तो यहां पे हमारा आउटपुट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है, और जो इनपुट है वो इनपुट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ईएमएफ. ईएमएफ बोल सकते हो, और यू कैन से डीसी, ओके, डायरेक्ट करंट. ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये दोनों के बीच में का डिफरेंस आपको समझ में आ गया. हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जनरेटर कैन बी, ओके, ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अ डीसी मोटर एंड वाइस वर्सा. थोड़े से हमें चेंजेस करना है. एक जनरेटर क्या बन जाता है, डीसी मोटर बन जाता है, या फिर एक डीसी मोटर हम लोग उसको जनरेटर भी बना सकते हैं. ओके, लेकिन आपको बस एक बात यहां पे समझना है कि आप अगर सिर्फ इसको कंसीडर करोगे, देखो इसमें क्या हो रहा है ना,
हम लोगों ने यहां पे एक हैंडल लगा के रखा था, अगर आपको याद होगा मैंने ऐसा वो हैंडल कुछ बनाया था, ओके, समवॉट लाइक दिस। और ये हैंडल को हम लोग इस तरह से रोटेट कर रहे थे। जब ये रोटेट होना चालू हुआ, ओके, तब इसमें करंट फ्लो होना चालू हुआ। जैसे मैंने आपको, ओके, यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक और रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ओके, अब देखो हम लोगों ने जो कॉइल है उसको ऐसा रोटेट करना चालू किया, लाइक दिस। जब इसको रोटेट करना चालू किया, ओके, मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ओके, यस, ये वाला जो साइड है, लेट अस से इसको मैं ए बी बोल देता हूं, ओके, एंड दिस वन इज सी बी। ये वाला जो साइड है ना ए बी, वो ऊपर की तरफ जाने लगा इस तरह से। ओके, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, तो एकदम सिंपल इसमें, ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, तो ऐसा समझ लो कि ये हमारी कॉइल है, ओके, दिस इज ए बी सी डी, और ये हॉरिजॉन्टल है। अब ध्यान से सुनना आप लोगों ने, जब मैं इसको रोटेट करना चालू करता हूं तो ये जो साइड है ए बी, ये साइड ना ऊपर की तरफ जाना चालू करता है। ओके, ऐसा समझ लो ये हमारा ए बी साइड है कॉइल का। ओके, ये जो पेन है ए बी, ये इस तरह से ऊपर जाना चालू करता है। ओके, तो इसका डायरेक्शन कैसा है मैं बोलूंगा, चाहिए तो मैं इसको रेड पेन से दिखा देता हूं। इसका जो डायरेक्शन है इट इज वर्टिकली अपवर्ड, और जो सीडी का डायरेक्शन है, ओके, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो साइमल्टेनियसली जो सीडी रहेगा वो नीचे आएगा। ओके, तो एट दैट पॉइंट सीडी इज गोइंग व्हाट, ओके, इट इज गोइंग डाउनवर्ड। तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझो कि ये हमें कैसे पता चला कि जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, लाइक दिस, फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड सो ऑन। ये कैसे पता चल रहा है? ये पता करने के लिए हम लोग बोलते हैं देयर इज वन मोर रूल विच इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखा था, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और ये राइट हैंड रूल बहुत इजी है। ओके, जैसे वहां पे हम लोगों ने एफ बी आई यूज किया था ना, इधर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज, ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, एम बी आई। एम स्टैंड्स फॉर मोशन ऑफ द कंडक्टर, बी स्टैंड्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड आई स्टैंड्स फॉर कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ओके, तो अगर आप यहां पे देखोगे, ओके, प्लीज पे अटेंशन, ए से बी, ओके, अब हमें यह देखना है कि जो हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट बताया वो सही बताया है नहीं। ओके, सो बाय अप्लाइंग द टॉर्क ए बी ऊपर की तरफ जा रहा है, सो एम, ओके, हमारा बी कैसा है, बी इज लाइक दिस। तो आई जो हो रहा है, देखो मेरा आई कैसा हो रहा है, आई इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी ए से लेके बी करंट फ्लो होगा। ओके, क्योंकि हमारा कॉइल ऐसा है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो करंट अंदर की तरफ फ्लो होगा। सिमिलरली जो आपका सीडी है, ओके, सीडी कैसा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगेन एम बी आई, लेकिन अभी हमारा मोशन कैसा है, नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो सी से डी करंट बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरह से मैं ये जस्टिफाई करता हूं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताना चाहिए था, ओके, लेकिन अभी आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लेना है। ओके, यस, तो यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है और इधर क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं। ये जो टाइटल है ये क्या है, बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। देखो एकदम सिंपल है। ओके, मैं चाहता हूं इस पे फोकस करो अभी आप। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, हम लोगों ने कॉइल को रोटेट किया, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने कॉइल को रोटेट किया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हुआ, और वो करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, सिमिलर अरेंजमेंट हमारा डीसी मोटर में भी है। डीसी मोटर में, ओके, ध्यान से सुनो, डीसी मोटर में हो कुछ उल्टा रहा है,
करंट फ्लो होने की वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेशनल मोशन। लेकिन ये रोटेशनल मोशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? अगेन इट इज इन द सेम डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज, यहां पे भी कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो अगर आप थोड़ा सोचोगे ओके कि अगर एक कॉइल ओके इफ इट इज रोटेटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, कैन आई से बाय लेंस लॉ, ये पार्ट तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं, कैन आई से बाय लेंस लॉ उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा विच विल बी E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। आप एग्री कर रहे होंगे? तो आप बोलोगे सर लेकिन इसमें तो पहले से ही करंट फ्लो हो रहा है। ओके यस, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो रोटेशनल मोशन है ओके दैट विल लीड टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, जिसकी वजह से एक नया ईएमएफ तैयार होगा। ये अप्लाइड ईएमएफ से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। ओके देखो करंट कैसा फ्लो हो रहा है? डी से सी, बी, सी से बी, बी से ए एंड सो ऑन। लेकिन जो इसका मोशन है कॉइल का, उसके वजह से एक नया ईएमएफ तैयार होगा, और वो नया ईएमएफ जो है ना वो मैं रेड कलर से लिखूंगा। और वो नया ईएमएफ कैसा होने वाला है? सो इट विल फ्लो लाइक दिस, इट विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। क्यों बैक ईएमएफ? तो ओरिजिनल ईएमएफ को क्या करता है? ये अपोज करता है। ओके ये आपको आ रहा है समझ में? और हम लोग क्या बोलते हैं कि जो लेंस लॉ है वो क्या बताता है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके यस, या फिर हम लोग बोलेंगे इट अपोजेस द कॉज दैट इज क्रिएटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कौन क्रिएट कर रहा है यहां पे? हम लोग बोलेंगे ओके जो रोटेशन है उसके वजह से क्रिएट हो रहा है। और रोटेशन क्यों हो रहा है? तो हम लोग डीसी सप्लाई से क्या कर रहे हैं? ये कॉइल के अंदर करंट पास कर रहे हैं। तो जो मैंने ब्लैक एरो से दिखाया मैं ओके वो अप्लाइड ईएमएफ है। और रिलेटिव मोशन या फिर हम लोग बोल रहे हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल ओके एक और ईएमएफ तैयार होता है एंड दैट ईएमएफ इज व्हाट? इट इज शोन बाय द रेड कलर। और उसका डायरेक्शन देखो वो सेम है। अब यहां पे करंट का डायरेक्शन और यहां पे जो ये रेड एरो का डायरेक्शन है वो सेम क्यों है? तो इधर भी कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, इधर भी कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो हम लोग बोल रहे हैं इन केस ऑफ डीसी मोटर ऑल्सो ओके वी साइमल्टेनियसली सी द जनरेटर इफेक्ट एंड दैट जनरेटर इफेक्ट क्रिएट्स फॉर बैक ईएमएफ। और हम लोग बोलते हैं कि बैक ईएमएफ की वजह से ओके जो ओरिजिनल टॉर्क डीसी मोटर प्रोड्यूस कर रहा है, डीसी मोटर में हम लोग फंक्शन क्या बोलते हैं? टू प्रोड्यूस टॉर्क। वो टॉर्क का वैल्यू भी क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है। ओके तो बैक ईएमएफ के साथ हम लोग बोलते हैं देयर इज सम बैक टॉर्क आल्सो एसोसिएटेड। बैक टॉर्क है क्या? तो अ टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मोटर टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही है तो जो बैक ईएमएफ है इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क ओके इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन हम लोग बोलेंगे जो नेट टॉर्क है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके यस, आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बुक का पार्ट है उसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे। इसमें एक क्लास में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ओके सी द इंड्यूस्ड ईएमएफ which is unavoidable due to generator action in motor is called as back EMF। जब मोटर रन होती है ओके तो बाय डिफॉल्ट हम लोग बोलते हैं मोटर का जो कॉइल है ओके वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, या ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल हम लोग बोलते हैं देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जो मैंने रेड एरो से बताया। ठीक है यस। अब इसमें ध्यान से सुनना है। इनिशियली व्हेन द मोटर इज जस्ट स्टार्टिंग अप ओके its armature is not turning, hence it is not producing any back EMF। जब मोटर रन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, मोटर यानी क्या, जब आर्मेचर रोटेट होना स्टार्ट होता है वो टाइम पे बैक ईएमएफ का वैल्यू बहुत कम रहता है या निग्लिजिबल रहता है, ऐसा समझ लो। तो बेसिकली एज द स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस ओके यानी जैसे जैसे आरपीएम इसका बढ़ते जाता है हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बैक ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। ओके यस। तो एक बार इसको हम लोग वापस देख लेते हैं। As the motor starts speeding up, the back EMF increases and the armature current decreases. This explains the reason as to why the current through a motor is larger in the beginning than the motor, okay, when it is running at full speed. तो आपको बस ये बात ध्यान में रखना है कि जब मोटर स्टार्ट होती है
ओके, वो टाइम पे उसका जो इनिशियल आरपीएम रहता है वो कम रहता है। ऐसे केस में जो यहाँ पे मेन करंट रहता है वो कौन सा रहता है, तो जो हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ डीसी बैटरी जनरेट किया है। ओके, लेकिन एक पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पीड अटेन होने के बाद जो ओरिजिनल करंट है वो भी प्रेजेंट है, लेकिन साथ में बैक ईएमएफ भी जनरेट होता है, जिसके वजह से ओरिजिनल करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ। और आपके टेक्स्ट बुक में बैक टॉर्क के बारे में तो नहीं बताया हुआ है, ओके, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन बस इतना ध्यान में रखना है कि यदि सिर्फ अगर बैक ईएमएफ होता तो कॉइल कौन से डायरेक्शन में रोटेट होती, ओके, यस, और उसके साथ जो टॉर्क एसोसिएटेड रहता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैक टॉर्क। और एक बात ध्यान में रखना है, जो भी डीसी मोटर ओके नेट टॉर्क प्रोड्यूस करती है, ओके, उसमें हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल करंट से भी टॉर्क होता है और बैक ईएमएफ से भी टॉर्क होता है। एक टॉर्क जो रहता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है और बैक ईएमएफ से जो टॉर्क रहेगा दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा, नेट इफेक्ट, ओके, कि जो कॉइल है हमारी, ओके, वो रोटेट हो रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एनीवे एग्जाम में इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है उसका आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको इसके प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। डेफिनेटली ये सब डायग्राम्स और ये सब नहीं बनाना है, ओके, यस, हाँ, लेकिन मैंने ये क्यों बताया है, तो आप लोगों को बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि जनरेटर और डीसी मोटर, ओके, इनका कंस्ट्रक्शन क्या है, 95% आइडेंटिकल है और दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जब डीसी मोटर वर्क होता है तो हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियसली उसके अंदर भी एक जनरेटर है जो बैक ईएमएफ जनरेट करता है, ठीक है, यस। तो अगर आपको यहां से कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके, विल गो टू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल 12.3। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है पहले से। रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ सिंपल जनरेटर कंसिस्ट ऑफ लूप ए बी सी डी। ओके, ये आपका लूप है ए बी सी डी, लेकिन ये कंटिन्यूस लूप नहीं है। तो ए से लेके बी, बी से लेके सी से लेके डी नहीं है, सी से लेके वाई, ओके, टू क्यू, क्यू क्या है तो टर्मिनल है, ओके, आउटपुट टर्मिनल है। फिर हम लोग बोलते हैं पी, पी से लेके डी एंड डी से ए। इस तरह से ही हमारा लूप है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है, द आर्मेचर इज रोटेटेड एट अ स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम, ओके। इसको हम लोग सबसे पहले आरपीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कैसे करेंगे आप, 1500, ओके, अपॉन 60, एंड 1500 अपॉन 60 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, कैन आई से इज गोइंग टू बी, अगर 3 से डिवाइड किया इज गोइंग टू बी 50, ओके, अपॉन 2 दैट इज गोइंग टू बी 25, ओके। सो आपका ये आएगा 25 आरपीएस, ओके। नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है, in the magnetic field B of 0.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर यानी क्या है, टेस्ला, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ पी एंड क्यू ऑफ द जनरेटर, ओके, एज शोन इन द फिगर। तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां पे आपको कौन से फॉर्मुलेज यूज करने हैं, ओके, और यहां पे कौन सा मेन पार्ट रहेगा जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पूरा फोकस है वो इस पे रहना चाहिए, ऑन द साइड ए बी, ओके। ये जो साइड ए बी है, ओके, ये ए बी क्या होने वाला है, इस तरह से रोटेट होगा लाइक दिस। ये अभी ऊपर के पोजीशन पे, इट इज लाइक दिस, ये इस तरह से रोटेट होगा। आप ऐसा सोचो कि आपको सिर्फ पॉइंट ए दिख रहा है, ओके, और बी जो है वो पीछे की तरफ है, टूवर्ड्स द बोट, ओके। तो ये पूरा का पूरा जो पेन है वो ऐसे ही घूम रहा है, और अगर मैं उसका एक्चुअल डायरेक्शन दिखाऊं सो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली एक और डायग्राम के साथ बता सकूं तो यहां पे मुझे दिखेगा कि जो पॉइंट ए है, ओके, इट इज परफॉर्मिंग अ परफेक्ट सर्कुलर मोशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको आ रहा है समझ में। दूसरी बात, पॉइंट ए के ही पीछे क्या है, पॉइंट बी है, ओके, yes, this is point A and this is point B। ये आपको आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से जो point D है it is going to act as the center। तो AD क्या हो गया, AD has become the radius, but this radius is equal to what, it is given as 4 centimeter। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ओके, radius of rotation is nothing but it is, you can say AD या फिर उसको DA बोल देते हैं, and that is equal to 4 centimeter which is 0.04 meter, okay। ऐसे केस में हम लोगों के पास, अगर मैं बोलूं कि जब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है
ओके। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी ये जब ऊपर है तो ये क्लॉकवाइज जब जाएगा तो पॉइंट ए की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी v, नाउ दैट v इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी r इनटू ओमेगा। ओके, यस। तो ओमेगा क्या है, तो ओमेगा हम लोग बोलेंगे इट इज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। ओके, अब सबसे पहले r जो है, r का वैल्यू क्या है, इट इज 0.04। ओमेगा का वैल्यू है क्या हमारे पास, यस, ओमेगा इज 2πn। हम लोगों ने 1500 आरपीएम है। ओके, तो उसको आरपीएस में जब कन्वर्ट किया तो हमें कितना मिला, 25 आरपीएस। ओके, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा दिस गोइंग टू बी 0.04 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 25। ओके, कैन आई से 25 4 हो जाता है 100। ओके, सो 25 इंटू 0.04 इट इज गोइंग टू बी 1, 1 इंटू 2 क्या रहेगा 2, एंड 2 इंटू 3.14 इट इज गोइंग टू बी 6.28 ओके मीटर पर सेकेंड। ये हो गया उसका टेंजेंशियल स्पीड, या ये पॉइंट का हुआ, हम लोग बोलेंगे यहां पे ऐसा दिखा सकते हैं इसको, ये हुआ उसका ओके लीनियर वेलोसिटी। अब हम लोगों ने एक और बात सीखी है कि अगर एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर को हम लोग वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस इज गिवन बाय व्हाट, b इंटू एल इंटू वी। तो जब AB इस तरह से रोटेट हो रहा है तो एट दिस इंस्टेंट हम लोग बोलेंगे, इंस्टेंट यानी क्या बोल रहा हूं, एकदम छोटे टाइम इंटरवल के लिए, इट इज एज गुड एज स्लाइडिंग मोशन। भले ये रोटेट हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं इसका एकदम छोटा सा सेक्शन पकड़ूं तो इट इज स्लाइडिंग, एंड फॉर दैट स्लाइडिंग मोशन हम लोग बोलेंगे कि जो AB है, AB के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, सो इट विल बी इक्वल टू b इंटू एल इंटू वी। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, इट इज गिवन एज 0.5 टेस्ला। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, AB का जो लेंथ है डायग्राम में दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। ओके, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.1, और जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज व्हाट, इट इज 6.28। तो आपका जो E का वैल्यू आएगा दैट विल कम एज व्हाट, 0.05 इंटू 6.28। ओके, दैट इज गोइंग टू बी 6.28 का हाफ, कितना हो जाएगा 3.14, लेकिन ये 0.05 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, यस, तो यहां पे 3.14 के जगह पे आएगा 0.314 ओके वोल्ट। ये आपका आंसर रहेगा। ओके, तो हमारा जो ईएमएफ का वैल्यू आ रहा है दैट इज कमिंग एज 0.314 वोल्ट। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में इसका जो वैल्यू निकालना है वो कुछ ऐसा बोला हुआ है, दिस E इज इक्वल टू 0.314 के जगह पे 314 इंटू 10⁻³ वोल्ट, दैट इज 314 मिली वोल्ट। ये क्लियर है। और ये जो ईएमएफ है इट इज इंड्यूस्ड ओनली इन साइड AB। तो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉइल है उसमें साइड DA भी है, साइड BC भी है, तो जो DA और BC है क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि साइड DA जो है वो भी क्या हो रहा है, इट इज मूविंग इन या इट इज रोटेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये ब्लू लाइन से बताया हुआ है, ये आपको समझ ही गया होगा। ओके, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसे केस में अगर हम लोग बोलते हैं ओके कि अगर एक कंडक्टर, लेट अस से कंडक्टर इज D है, सी दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज A, तो ये कंडक्टर अगर रोटेट हो रहा है तो क्या इसके अंदर कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें समझना है। वो समझने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, लेट अस से मैं ये साइड पे ड्रॉ करता हूं कि दिस इज योर कंडक्टर DA, और कंडक्टर DA में देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसका ओवरऑल टोटल चार्ज क्या है, -q। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि रियल में सर्किट में कौन सा करंट फ्लो होता है, ओके, इलेक्ट्रॉन करंट, लेकिन हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कन्वेंशनल करंट। ओके, यस, तो उसी तरह से हम लोग -q के जगह पे क्या कंसीडर करेंगे, +q, क्योंकि हमें यहां पे क्या निकालना है कि यहां पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या कंडक्टर के ऊपर, या जो उसके अंदर जो नेट चार्ज है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या। ओके, तो वो फोर्स निकालने के लिए हम लोग -q की जगह पे क्या एज्यूम करेंगे कि जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो टोटल -q चार्ज है उसके जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज है +q। ठीक है, पहले तो हमारा वो एजम्पशन है। ओके, सो लेट अस से वो जो +q है हम लोगों ने उसको पॉइंट A पे रख दिया, एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोगों ने कि when the coil will rotate, ये जो +q है इसको एक टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगी v।
तो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह से, आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो नीचे से ऊपर की तरफ, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में सीखा हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q विल बी गिवन बाय व्हाट, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, या जो फोर्स हम लोग बोलते हैं दैट एक्ट्स ऑन अ चार्ज व्हेन द चार्ज मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय Q इनटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। एंड वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का जो भी डायरेक्शन रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट का, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो चेक करते हैं, V को जब B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट रहेगा उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, इट विल कम आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यानी जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा ये चार्ज के ऊपर वो कैसा रहेगा, ओके, बाहर के तरफ रहेगा। ओके, तो ये रहेगा आपका डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अलोंग z एक्सिस। तो ऐसा समझ लो कि अगर मैं ये कंडक्टर बनाता हूं AD, ओके, और मैं बोलता हूं कि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका ओवरऑल ओके -q चार्ज है, ओके, उनका नेट एडिशन -q है, उसके ऊपर भी जो फोर्स एक्ट होगा ना वो भी सेम डायरेक्शन में रहेगा। ओके, तो जो हम लोगों ने एनालॉजी यूज किया वो +q के लिए किया है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हो जाएगा, नहीं, फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, ओके, इट विल बी कांस्टेंट। और हम लोगों ने ये +q क्यों एज्यूम किया है, तो ये जो हम लोगों ने डिराइव किया है फॉर्मूला, दैट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इट मूव्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर कैसा फोर्स एक्ट होता है। एनीवे, बोलने का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ओके, ऐसे बाहर की तरफ हो रहा है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, यस। और हम लोग बोल रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स y डायरेक्शन में होता, लाइक दिस, ऊपर की तरफ, तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि जो आपका DA और BC है उसमें भी क्या होता, करंट फ्लो होता। आपके टेक्स्ट बुक में भी वही पॉइंट दिया हुआ है। ओके, उन्होंने क्या बोला हुआ है, प्लीज सी, the EMF induced, okay, in the wires BC and DA is 0 because the magnetic Lorentz force on the free electrons, vector F, which is equal to Q, vector V cross vector B, has no component parallel to the wires. Parallel to the wires यानी क्या, along the wires कोई force act नहीं हो रहा है, perpendicular to the wire force act हो रहा है, जिसकी वजह से चार्ज क्या रहता है वहां पे, स्टेशनरी रहता है। तो जो भी नेट EMF प्रोड्यूस होगा that will be only because of the side AB which is rotating like this। ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है which is example 12.4। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। ओके, मैं ये पार्ट अभी क्या करने वाला हूं, इरेज करने वाला हूं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 12.4। अ कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया। ओके, कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया यानी क्या, तो बेसिकली एक लूप है, लूप ऑफ वायर, और उसका लेट अस से कि ऐसा कुछ करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे जो लूप है उसका एरिया कितना दिया हुआ है, दैट एरिया इज गिवन एज ओके 1 मीटर स्क्वायर। इट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ऑफ 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इट इज प्लेस्ड नॉर्मल, नॉर्मल यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको परपेंडिकुलर लाइक दिस, सो मे बी इट इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड और इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, डिपेंड जो भी, ठीक है, यस। और हम लोग बोलेंगे उसका जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज B1 which is equal to 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर which is nothing but equal to 3 टेस्ला, ये ध्यान में रखो। और हम लोग बोलते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली रिड्यूस्ड टू ओके लेट अस से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर दैट इज 1 टेस्ला, ओके, इन टाइम इंटरवल dt का जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 0.5 सेकेंड्स। ओके, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द लूप। ओके, बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये जो कॉइल है, तो यहां पे मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, यानी आपका जो वेक्टर बी है, ये ध्यान से सुनना आप लोगों ने, जो वेक्टर बी है वो अंदर की तरफ है, और हम लोग एज्यूम करेंगे जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या है, वो भी अंदर की तरफ है। तो ऐसे केस में
जब मैं फ्लक्स की बात करता हूं फाई दैट इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए विच इज इक्वल टू व्हाट बी ए कॉस थीटा। ओके, वो डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने ऐसे ही दिखाया है। ओके, अभी मैंने इसको ऐसे दिखाया है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ईएमएफ कैसा इंड्यूस हुआ है। ओके यस, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, इट इज 0, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट बी ए cos 0 दैट इज गोइंग टू बी 1, सो फ्लक्स फाई इज नथिंग बट इक्वल टू बी इनटू ए। मैं बोलूंगा इनिशियल फ्लक्स जो है फाई 1, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट b1 इनटू ए विच इज नथिंग बट 3 इंटू 1, फाई 2 जो रहेगा दैट विल बी b2 इंटू ए दैट इज 1 इंटू 1, ओके, दैट इज गोइंग टू बी अगेन 1, और जो फ्लक्स है, फ्लक्स का जो यूनिट रहेगा दैट विल बी वेबर। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मैं बोलूंगा डी फाई क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इनिशियल फ्लक्स फाई 1 माइनस फाइनल फ्लक्स, या फिर उल्टा अगर मैं बोलूं, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल का वैल्यू 1 है माइनस 3, आंसर कितना आएगा -2 वेबर। ये आपको डी फाई मिली है। ओके, सो अगर मैं फैराडेज लॉ बोलूं तो बाय फैराडेज लॉ the magnitude of induced EMF is equal to what d phi by dt, या जो EMF इंड्यूस्ड होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय फैराडेज लॉ E is equal to magnitude of d phi by dt। d phi का वैल्यू क्या है -2, dt का वैल्यू कितना है, इट इज 0.5, आपका आंसर आएगा -4, दैट इज गोइंग टू बी ओके 4 वोल्ट। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको क्या करना है आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, ठीक है। ओके, तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को स्टार्ट करना है, दैट इज इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये डायग्राम क्या है। ओके, मैं यहाँ पे वापस ये बताता हूँ कि ये जो ब्लू इसमें हम लोगों ने क्रॉस बनाए हुए। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में क्रॉस के जगह पे प्लस के साइन दिए हुए, वो एक ही चीज इंडिकेट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो उसका हमें टेल दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अगर वो बाहर की तरफ आता तो हमें उसका टिप दिखता। टिप कैसे दिखाते हम लोग, लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ अ डॉट। बट एनीवे, तो ये जो ब्लू क्रॉसेस मैंने बनाए हुए हैं, ओके, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये क्लियर है। इसके अंदर हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है जिसका इनिशियल पोजीशन जो है दैट इज ABCD, जो मैंने सॉलिड लाइन से बनाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ABCD जो कॉइल है ना, ओके, इट इज प्लेस्ड इन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इट इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और ये कॉइल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है? ओके, यस। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका एरिया वेक्टर रहने वाला है कॉइल का, ओके, वो एरिया वेक्टर भी कैसा हम लोग एज्यूम करेंगे, इट विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ऐसे केस में हम लोग बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो भी अंदर की तरफ जा रहा है, एरिया वेक्टर है वो भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल है, ओके, दैट विल बी एक्चुअली व्हाट, सो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए विच इज नथिंग बट इक्वल टू BA cos थीटा। एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है, फील्ड भी अंदर की तरफ है, ओके, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 0 डिग्री, एंड cos थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1। तो ऐसे केस में हम लोग यहां पे बोलते हैं कि यहां पे थीटा का वैल्यू क्या है, इट इज 0। ओके, सी अब मैं जो थीटा की बात कर रहा हूं वो एंगल बिटवीन व्हाट, एरिया वेक्टर, ओके, एंड द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बात कर रहा हूं। ये हमारा कॉइल है और एरिया वेक्टर क्या है, तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द कॉइल। ओके, यहां तक क्लियर है। सो वी आर गोइंग टू से द फ्लक्स इज नथिंग बट इक्वल टू B इंटू A। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज, ओके, कि ये जो एरिया है, so if I say AD is the length and CD is the width, okay, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, phi is nothing but equal to B into area। एरिया क्या है, it is L into X। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। और अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि with the help of an applied force F, okay, मैं जो साइड BC है ना, वो साइड BC को क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं। ओके, यस, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो साइड BC है इट मे बी प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड और इट मे नॉट बी प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। चलो ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो आपका साइड BC है वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इतना ही है,
ओके यस, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। तो मैं बीसी को जब खींचता हूं तो पूरी की पूरी जो कॉइल है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल, ओके, वो खींची जाती है और वो एक नए पोजीशन पे आ जाती है, विच इज ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा कि जो कॉइल का डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए डैश। ओके, यानी जो कॉइल इधर थी, ओके, वो इन स्मॉल टाइम इंटरवल थोड़ी सी आगे आ गई, और जब वो आगे आई है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, इट इज dx। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा द वेलोसिटी v ऑफ द कॉइल, ओके यस, इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt, ओके, v कैन बी रिटन एज व्हाट, dx बाय dt। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, और हम लोग बोलते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी है, वो कांस्टेंट है। बट अभी ऐसे केस में कॉइल को क्या कर रहे हैं हम लोग, मूव कर रहे हैं। So whenever coil is moved with respect to a stationary magnetic field, okay, we say there is some change in flux associated with the coil. रूल ध्यान में रखो, एक तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो या आप कॉइल का पोजीशन चेंज करो। यहां पे हम लोग कॉइल को मूव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं बोलूंगा बाय फैराडेज लॉ, by Faraday's law, the EMF induced E will be equal to what, d phi by dt, or you can say the magnitude of the induced EMF is equal to what, d phi by dt. Okay, we'll use a different marker. So ये हो जाएगा आपका, okay, मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, okay, कोई इसके साइन नहीं ले रहा हूं मैं, this is going to be d by dt of, okay, b into l into x. Okay, b और l का वैल्यू कांस्टेंट है, लेंथ, okay, और हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। जो x है, ओके, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले आप ऐसे बोल सकते हो कि पूरा का पूरा कॉइल क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, अभी कॉइल बाहर आ गया, तो आपका जो x का वैल्यू है ना वो चेंज होते जा रहा है। x यानी क्या है, तो अवेलेबल विड्थ ऑफ द कॉइल विच इज, यू कैन से, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे आप, ओके, इसको खींचते जा रहे हो तो अवेलेबल विड्थ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। देखो CD जो है वो उतना ही रहने वाला है, लेकिन पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा CD अंदर था, अब धीरे धीरे क्या है, CD को बाहर ले रहे हैं। तो जैसे जैसे CD को बाहर ले रहे हैं तो अवेलेबल विड्थ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कम होते जा रहा है। हम लोग बोलेंगे सिर्फ x का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है यहां पे, ओके। सो b और l को बाहर ले लेते हैं, आपके पास रहेगा dx by dt, एंड dx by dt इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो आपको क्या मिल रहा है, E इज इक्वल टू व्हाट, b इंटू l इंटू v। ये क्लियर है? लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मैं राइट हैंड रूल यूज करूं, ओके यस, तो यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसे? तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने एडी पे फोकस करना है, ओके यस। सी, राइट हैंड रूल जब मैं बोलता हूं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इट इज MBI, ओके। अब मैं बोलूंगा जो मोशन ऑफ कंडक्टर है वो ऐसा है, ये हुआ मोशन ऑफ कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो जो इंडेक्स फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो जो करंट रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। यानी यहां पे जो करंट फ्लो होगा कॉइल में, ओके, सो मैं बोलूंगा बाय राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो साइड में रख देते हैं पेन को। सो बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके, वी से करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है? ओके, तो करंट आपका ऐसा फ्लो है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एज्यूम करते हैं कि ये जो पूरा कॉइल है इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एक रिप्रेजेंटेशन है, ओके। आपका जो ईएमएफ है E, उसकी वजह से जो कन्वेंशनल करंट है वो ऐसा फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, ओके यस। जो भी ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसको मैं लेफ्ट में दिखा रहा हूं, और रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल कॉइल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको मैं राइट में दिखाता हूं। सो बाय ओम्स लॉ कैन आई से E is equal to what? It is equal to I into R, okay. Therefore जो इंड्यूस करंट होने वाला है I, that is equal to what? E into R. बट E का वैल्यू क्या है? E is equal to B into L into V. Therefore मैं बोलूंगा I will be equal to what? B into L into V upon R. Okay. Let us say this is the next important equation जो हमें मिला है.
दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, यस। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये कॉइल को एनालाइज करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब व्हेनेवर देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इट विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी हम लोगों को यह देखना है कि ये जो कॉइल है इसके हर एक साइड पे कितना फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि हर एक जो साइड है इट इज कैरिंग करंट आई। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। सो इसको कैसे हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग साइड एडी पे जाते हैं, ओके। ये पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ओके। आई होप आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है। एफ बी आई, ओके, प्लीज पे अटेंशन। इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ओके। ये आपका आई है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, थंब इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो साइड एडी पे जो फोर्स एक्ट होगा इसको मैं बोलूंगा एफ एडी, और यू कैन से वेक्टर एफ एडी, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग एबी के बारे में बात करेंगे, ओके। अगेन आई एम गोइंग टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, ओके। सो अभी जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो लाइक दिस है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी यहां पे जो फोर्स एक्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, एंड दैट फोर्स इज गोइंग टू बी व्हाट, एफ ए बी, वेक्टर एफ ए बी, ऊपर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली मैं बोलूंगा कि जो साइड सीडी के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, एफ बी आई, लेकिन अभी जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा है, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थंब कहां पे आएगा, फिर नीचे की तरफ, ओके। ये हो जाएगा एफ सी डी। Since we say the same current flows inside AB and side CD, okay, magnitude of FAB is equal to magnitude of FCD, और ये जो दोनों फोर्सेस है ना ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये आपको आया समझ में। अब बची बात FAD की, तो FAD को कौन काउंटर करता है, तो हम लोगों ने जो ओरिजिनल फोर्स लगाया था, आपको याद है, जो हम लोगों ने ओरिजिनल फोर्स लगाया था, ओके, वो फोर्स के वजह से क्या होगा, ओके, वो फोर्स की वजह से हम लोग ये कॉइल को खींचना चालू किया, और जब हम लोग इसको यूनिफॉर्म मोशन के साथ, ओके, खींचते हैं, ध्यान से सुनना है, ऐसे टाइम पे द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए डी वो इक्वल हो जाता है। और अगर वो इक्वल नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स क्या क्रिएट करेगा, एक्सीलरेटेड मोशन क्रिएट करेगा। यहां पे हम लोग बोलते हैं जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स क्या हो जाता है, ओके, इट इज इक्वल टू 0। तो मैं बोल रहा हूं व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, आइदर यू गेट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यू गेट यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है, अभी ये कॉइल मोशन में है, ओके, तो इट विल कीप, या यू कैन से दिस कॉइल विल रिमेन इन द यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। मैं वापस बता रहा हूं, ये दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल करेंगे, तो कॉइल ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने इसको खींचना चालू किया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको वेलोसिटी v मिल गई, और वो वेलोसिटी v कांस्टेंट क्यों रही, तो हम लोग बोलते हैं कि इधर भी एक फोर्स डेवलप हो गया, एफ ए डी। तो उसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि यहां पे ओवरऑल बैलेंस कंडीशन होगी, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रहा। दिस इज बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके। तो मैं ऐसा बोलूंगा, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ओके। वी से द कॉइल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ओके। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी v है वो क्यों है, तो हम लोग बोलते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर देयर, व्हिच इज एफ ए डी, और यू कैन से वेक्टर एफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ ए डी, ओके। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, उसको मैं एफ बोल देता हूं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एफ ए डी। एफ ए डी का वैल्यू क्या रहने वाला है, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, आई एल बी साइन थीटा, ओके, यस। अभी आप पूछोगे आई एल बी साइन थीटा, तो इसमें थीटा क्या है, ओके। ये वाला थीटा अलग है, जो पहला हम लोगों ने थीटा डिस्कस किया था एरिया वेक्टर और बी के बीच में, दैट इज डिफरेंट।
ये हम लोग बोलते हैं व्हेनेवर कंडक्टर इज कैरिंग करंट आई, ओके, तो जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर है। तो यहां पे जो लेंथ वेक्टर है वो आपका अलोंग वाई एक्सिस है, और जो आपका ये है क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अलोंग ओके जेड एक्सिस, अंदर के तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है और लेंथ वेक्टर जो है ओके वो ऊपर की तरफ। लेंथ वेक्टर है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये y है ये z है, दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, y और z के बीच में एंगल 90 डिग्री। ओके, सो वी से दिस इज इक्वल टू व्हाट, ILB sin 90, दैट इज f इज इक्वल टू व्हाट, I into L into B। लेकिन हम लोगों ने I का वैल्यू निकाला हुआ है, सो कैन आई से ओके f विल बी इक्वल टू I के जगह पे मैं डाल देता हूं B इंटू L इंटू V। ओके, यस, ये I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, बचा क्या है, एक और L और एक और B, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, I का वैल्यू क्या है, इट इज BLV अपॉन R, तो यहां पे अपॉन R भी आएगा। तो ये जो फोर्स रहने वाला है, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि मैं ये पार्ट अभी इरेज कर देता हूं, अगर आपने कुछ नोट नहीं किया है तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लेना है। ओके ओके, तो मैंने अभी ये साइड इरेज कर दिया है। ओके, सी हमें f का वैल्यू मिल चुका है, थोड़ा सा ये स्पेस भी यूज कर लेंगे हम लोग। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्क। जब हम लोग कॉइल को खींच रहे हैं, ओके, सो हम लोग कुछ एनर्जी यूज कर रहे हैं, कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। दैट वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर क्या रहता है, पावर इज नथिंग बट इक्वल टू रेट एट विच द वर्क इज डन। सो अगर मैं dx डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं इन टाइम dt, ओके, तो मैं बोलूंगा पावर विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन पर यूनिट स्मॉल टाइम dt। ये नहीं हो जाएगा वर्क क्या मिला था हमें, इट वाज f इंटू dx। ओके, तो ये आपका बन जाता है दिस गोइंग टू बी dx अपॉन dt, यू कैन से f इंटू v। इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो कुछ ऐसा है, पावर p इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर v। लेकिन हम लोग बोलते हैं फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा, थीटा या अल्फा ले लो जो भी है। ओके, इनके बीच में एंगल 0 है, कॉस 0 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 1। सो पावर आपको क्या मिल रहा है, पावर विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ इंटू वी। ये क्लियर है? ओके, अब इफ पावर इज एफ इंटू वी तो मैं ये साइड पे लिख देता हूं। ओके, पी विल बी इक्वल टू एफ का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू ये वाला भी, तो ये आपका क्या बन गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, ये जो आपका पावर है ये हम लोग क्या बोलेंगे, रेट एट विच मैकेनिकल वर्क इज डन। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यस, तो आप जो वर्क कर रहे हो यहां पे मैकेनिकल वर्क पर यूनिट टाइम, ओके, उसका वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो कॉइल है ये प्योरली क्या है, रेजिस्टिव कॉइल है, और हम लोगों ने स्कूल्स में भी सीखा हुआ है, व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर, ओके, हम लोग बोलते हैं उसमें हीट जनरेट होती है, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो मैं बोलूंगा बाय जूल्स लॉ ओके ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो हीट जनरेट होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, हम लोग यहां पे ऐसे बोल सकते हैं एच अपॉन टी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर। एच अपॉन टी यानी क्या है, रेट एट विच हीट इज जनरेटेड। ओके, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, आपका आई स्क्वायर जो है, आई का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू, ओके, इट इज बी एल वी, तो उसका जो स्क्वायर रहेगा वो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यस, कैन आई से ये जो इंटू आर है तो ये एक आर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज व्हाट,
h अपॉन टी, ओके। एंड दिस h अपॉन टी अगर आप देखोगे, लेट अस से ये हमारा इक्वेशन 3 था, ओके, इसको इक्वेशन 4 बोल दिया मैंने, और ये बन गया आपका इक्वेशन 5। सो कैन आई से, ओके, यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम 4 and 5, ओके, द रेट एट विच मैकेनिकल वर्क इज डन, यानी मैकेनिकल पावर इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, द रेट एट विच हीट एनर्जी इज, ओके, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। इससे हमें एक और बात पता चलती है, ओके, कि आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं P इंटू टी इज इक्वल टू वॉट, H, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो P इंटू टी इज वॉट, वर्क डन, दैट इज इक्वल टू हीट जनरेटेड। तो ये पूरे डेरिवेशन का बॉटम लाइन क्या है, ओके, जो हम लोग बोल रहे थे इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर का मतलब ये है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ओके, यस, तो उससे जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हीट में कन्वर्ट होगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, तो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो। अगर आप मैकेनिकल वर्क नहीं करोगे, आप कॉइल को खींचोगे नहीं, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, ओके। तो यहां पे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है थ्रू आउट एप्लीकेबल है। एंड वी से जो इनपुट है मैकेनिकल वर्क, दैट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ओके, हीट एनर्जी, ओके। तो इस तरह से आपका पूरा डेरिवेशन है। प्लीज इसको क्या करना है, अच्छे से कॉपी करना है। आज का लेक्चर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे ही स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।